हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन। ये कोई लाइफ प्रोसेस तो नहीं है, जैसे एक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पहले, न्यूट्रिशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, फिर रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सब एक लाइफ प्रोसेस है एक इंसान को सरवाइव करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। पर ये ऐसा कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, तो ये ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, मीन्स parent एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम द सेम स्पीशीज। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग को जन्म देगा, जो बिल्ली है बिल्ली को जन्म देगी, ठीक है। कुत्ता है वो कुत्ते को जन्म देगा, ओके। तो यहाँ पे ये हेंस द वर्ड री मीन्स क्या, रिप्रोडक्शन, ओके। देन अभी ये जो प्रोसेस है ये रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक अदर लाइफ प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सब ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, तो ये ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज नेसेसरी प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। ये एक नेसेसरी प्रोसेस है। इट इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग न्यू स्पीशीज थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स जेनेटिक मटीरियल्स अपने पेरेंट सेल से जो एक ऑफस्प्रिंग को मिलता है, ओके। सो ये है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। देन it has a potential to save wide ranges of species from extinction। अभी हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि कितने सारे एनिमल्स हैं वो endangered हो रहे हैं, मीन्स उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो इसके लिए वो लोग वेरियस स्टेप ले रहे हैं कि कैसे वो जो प्राणी है उनको बचाया जाए। तो उनको हो सकता है एक जगह पे डाल के, एक जैसे प्रोटेक्टिव जगह पर डाल के उनका देखभाल किया जा रहा है। तो ऐसे इट सेव्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अभी हालांकि देखिए 1-2 साल पहले चीता लाया गया था साउथ अफ्रीका से, किसी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क। तो वहाँ पे कुछ ये प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया जा रहा है चीता को बचाने के लिए। और अभी बाद में सुनाई भी दिया कि एक चीते ने एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। तो इस तरीके से ये जो है चीता एक्सटिंक्ट है करके डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी उसे लाके वो लोग जितना हो सके वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इट हैज़ अ पोटेंशियल टू सेव अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। It is essential for continuation of life on the earth and survival of species. It creates a variation on DNA, leads to the stability of the species. अभी ये एक पिक्चर है, देखो, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखिए यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और हम लोग एक जो है इरेक्ट पोस्टर में आ गए, इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। तो इस इवोल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें कहीं ना तो कहीं डीएनए धीरे धीरे हमारा चेंज हुआ है, दैट इज वेरिएशन आ गया हमारे डीएनए में। और इस तरीके से ये पोस्चर जो है हम चेंज होते गए, हम लोगों के डीएनए में वेरिएशन आया, ओके। द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज and their ability to adapt to a wide range of
एनवायरनमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? पॉसिबल है? नो, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता, बट हम लोगों को कुछ ट्रेट्स मिलता है अपने पेरेंट्स से। जैसे कि मानो आई कलर हो सकता है हमारी मम्मी का मिले, तो कुछ अब हमारे जो कलर हमारे जो पैटर्नल साइड है उससे मिले होंगे। जो स्ट्रेट बाल है, जो और ये सब हम लोग देखते हैं, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर, जो ये सब हम लोगों को जो ट्रेट्स है ये हम पेरेंट से हम लोगों को मिलता है। जैसे शक्ल तुम्हारे पापा की जैसी होगी तो फेयरनेस तुम्हारे मम्मी पे गया होगा, कलर तुम्हारे मम्मी पे गया होगा। ओके, तो ये सब है, ये हम लोगों को जो है ये डीएनए से, हमारे जीन्स से पास होता है एक ऑफस्प्रिंग को। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इधर मतलब क्या है, डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अभी जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल मानो तो जैसे कि हम लोग को एक स्कूल बिल्डिंग हम लोगों को करना है, एक बिल्ड करना है, तो हम लोग जाके ऐसा ही तो नहीं करेंगे ना। हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेंगे कि कितना जगह चाहिए स्कूल के लिए, स्कूल प्लेग्राउंड कहाँ बनेगा, साइंस लैब कहाँ होगा, ओके, एक फ्लोर में कितने क्लासरूम्स होंगे। तो ऐसे हम लोग जो इंफॉर्मेशन है हम लोग वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक स्कूल बनता है। वैसे ही डीएनए भी यही है, डीएनए में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होता है। तो अभी डीएनए का यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डी ऑक्सी राइबो वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अभी ये जो सारे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक ऑफस्प्रिंग जब पैदा होगा तो उसको क्या ट्रेट्स मिलेंगे दोनों पेरेंट्स से, तो इसमें जो है ये सारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये डीएनए क्या है। अभी ये देखिए, ये ह्यूमन सेल है। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में जब पढ़ा था कि सेल्स क्या होता है, सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो ये होगा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, जहाँ की न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसके अंदर ये डीएनए होगा एकदम ऐसे कॉइल्ड इसमें। ये होता है क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर जो है ये जो ग्रीन कलर है ये होता है डीएनए, और इसे क्या बोलते हैं हम, जीन। इसके अंदर जो
इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। देखिए न्यूक्लियस क्या है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सेल प्रोसेस, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ये एक्चुअली एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, forms a double helix structure. It contains instructions for building and maintaining organisms. फिर it is a network of chromatin. समझते हैं chromatin क्या है? Okay, it is a network of fibers in the nucleus that contains DNA and proteins. फिर chromosomes. They are structures found in nucleus of the cell that carry along a piece of DNA that contains proteins and helps in DNA exist in proper way. अभी DNA का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे है, देखिए ये तुम लोग थोड़े हायर लेवल में पढ़ोगे, फिलहाल ये थोड़ा बेसिक जानना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो यूजुअली उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल हेलिक्स, ठीक है, ऐसे 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 और फिर ऐसे, और ये सब इनके बीच में जो है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ऐसे, ओके। तो अभी देखिए अगर आप ये, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे के टॉपिक में। अभी ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स में हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अभी न्यू सेल्स फॉर्म कैसे होगा। देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, दैट इज क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है डीएनए, ओके। ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए है, फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और काफ़ी सारे जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये एक सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल। अभी जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कितने, ये अपने तरीके के 2 सेल्स ये प्रोड्यूस करेगा, देखिए यहाँ पे एक डीएनए प्रेजेंट है, अभी यहाँ से जो है ये अपने जैसे ही 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। ये समझते हैं पहले हम। अभी ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो अभी ये सेल जब प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इसको भी उतना ही इक्वली जाने वाला है, मतलब इसमें कितना, और इसको भी अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे भी होगा न्यूक्लियस, ये सेल में भी होगा न्यूक्लियस, इसको भी एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नहीं कि इधर एक मिला यहाँ पे एक। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन, मीन्स डीएनए का कॉपीज बन रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज, यहाँ पे लिख देती हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये एक कॉपी बना, ये एक कॉपी बना। अभी इसमें क्या होगा, ये जो डीएनए है डीएनए दोनों को जाएगा, तो डीएनए में होता है रेप्लिकेशन, देखिए ये डीएनए में होगा रेप्लिकेशन, तो एक जो है
एक नया ये स्ट्रैंड होगा, इधर एक स्ट्रैंड मिलेगा तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड मिला डीएनए का, रेप्लिकेशन के बाद। ओके, और ऐसे करके वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है, एंड उसे भी जो है उतना ही इक्वली सेल ऑर्गेनेल्स मिला है। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग कह सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऐसे करके जो है ये सेल्स न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अभी the role of genetic material in reproduction. DNA is a genetic material of the cell. This means that DNA stores all the information required for the growth of the cell, performs various functions and responds to it. During cell division, the DNA is passed to the daughter cells from the parents. मतलब ये क्या था, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, एंड ये जो दो है डॉटर सेल्स। ये जो है ये है डॉटर सेल्स। Therefore, DNA is inherited from one generation to another. Because of this reason, the offspring produced are similar to the parent. Similar है लेकिन identical नहीं है, ठीक है, similar. If we alter this information, then the type of proteins formed will change, thereby changing the whole body design. Therefore, DNA replication is important step. ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, एक पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था कि क्रोमैटिन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो सब सेल डिवीजन होता है, तो यूजुअली सेल डिवीजन होने से पहले अगर आप देखोगे तो आपको कुछ जो अंदर जो डीएनए है ये आपको ऐसे 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 बहुत सारा थ्रेड इसमें ये दिखेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम। देखिए, जैसे ये एक सेल है न्यूक्लियस के अंदर, तो अगर आप डीएनए पहले देखोगे तो ये बहुत ऐसे ऐसे थ्रेड के जैसे दिखेगा, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम, ये थ्रेड को पहले क्या बोलते हैं हम, इसे कहते हैं हम क्रोमैटिन। और फिर ये जब कंडेंस होता है तो ये क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये जब मैं यहाँ लिख देती हूँ कंडेंसेस, क्रोमैटिन्स दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। बाद में आप लोगों को ये कंडेंस होने के बाद ऐसे फिगर में आपको दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स में।
ठीक है, अंदर। इधर थोड़ा जगह कम हो गया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ कि ये कुछ आप लोगों को यही स्ट्रक्चर्स में दिखाई देंगे, जो कि हम क्रोमोसोम्स इसे बोलते हैं। और इसके अंदर कॉइल्ड इसमें हम लोगों को दिखाई देता है डीएनए, कुछ ऐसे। देखो, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, इसके पहले का जो एक्सप्लेनेशन है, ओके, ऐसे ऐसे कॉइल्ड इसमें आपको दिखाई देगा, ऐसे 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 ऐसे। ओके, ये जो है ये डीएनए है। ओके, therefore DNA replication is a very important step. The step ensures that the offspring receives the same copy of DNA as the parent. The process of DNA replication is accompanied by creation of additional cell apparatus and DNA copies, they get separated. तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। अभी इसमें भी कुछ चेंजेस आता है, पढ़ते हैं आगे क्या चेंजेस आता है। हाउ डज डीएनए रेप्लिकेशन गिव्स राइज टू वेरिएशन। अभी इसमें वेरिएशन भी आता है, रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ये जो रेप्लिकेशन स्टेप होता है ये कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता है, इसमें कहीं ना तो कहीं एरर हो जाएगा। So, if the daughter cells produced are completely identical to the parent or not depends how accurately DNA copy is made. Since no biochemicals are completely reliable, some errors are expected to occur in the DNA copying, which results in the variation. Because of these variations, the daughter cells are similar but not completely identical to the parent. These variations are drastic. If these variations are drastic, thus DNA may not be able to work and cell dies. This discrepancies forms a basis of evolution. अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा डायग्राम से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ओके। और रेप्लिकेशन होने के बाद रेप्लिकेशन होने के बाद ये देता है इस नए स्ट्रैंड को, जो कि इसमें नए इंफॉर्मेशन होते हैं, ओके। देखो, देखिए यहाँ पे हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन एंड दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड। तो इसमें टोटली नया इंफॉर्मेशन है, ओके, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझ लो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में नहीं जाना है, ओके। जी, देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये इससे ही अलग है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ जो है ये टोटली अलग है।
अभी हो सकता है कि देखिए, अभी हम समझ लेते हैं, एक बैक्टीरिया का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये ऑर्गेनिज्म ही समझ लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सरवाइव कर सकता है, सर्वाइव्स एट मानो 10 डिग्रीज टू लगभग 30 डिग्री के आसपास। और ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये सरवाइव कर सकता है एट 10 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज, ठीक है। तो ये देखिए, अभी जैसे कि अभी तो ये जो है, ये स्ट्रैंड इससे कंप्लीट अलग है, ये नया स्ट्रैंड है, इसमें कुछ ये इससे ज़्यादा मॉडिफाइड है। जैसे कि अभी हम लोग एक बैक्टीरिया का ही इधर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे कि अभी पानी में अगर ये कुछ बैक्टीरियाज है, ये कुछ ओरिजिनल इसके बैक्टीरिया से हम समझ लेते हैं, ओके। अभी ये रिप्रोड्यूस करेगा, इट रिप्रोड्यूसेस एंड फॉर्म्स है, सिमिलर कॉपीज हैं, लेकिन उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन है ये मॉडिफाइड है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नए बैक्टीरिया है, तो हमें होगा क्या, देखिए ये जो बैक्टीरिया है इधर हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, ये 10 to 30 डिग्रीज में ही सरवाइव करेगा। तो ये जो नया स्ट्रैंड है वो एडवांस है, वो सरवाइव कर सकता है 10 डिग्री से लगभग 50 डिग्री के आसपास। अभी ऐसे मानो कुछ उधर वो जगह में कोई ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। देखिए पानी है, ठीक है, या तो मानो कुछ उसके कारण जो है पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है, या तो कुछ केमिकल इन्फ्लुएंस, जो केमिकल्स है इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, उसके कारण भी जो है जो पानी की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो सकता है। तो अगर समझो इस कारण अगर टेम्परेचर 48 या समझो 46 डिग्रीज, वो पानी का जो डिग्री है मानो 46 तक चला गया, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे? ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा और ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये 10 to 30 डिग्रीज में ही सरवाइव कर सकता है, वेरिस ये 10 to 50 डिग्रीज के बीचों बीच सरवाइव कर सकता है। और यहाँ पे जो है जैसे मैंने कहा था, जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ या पानी का कुछ पोल्यूशन हो गया, तो ये जो डिग्री इधर जो टेम्परेचर है ये समझ लो 46 के आसपास आ गया, ओके। तो ये जो नया है बैक्टीरिया ये सरवाइव कर पाएगा, ओके। और ये जो है ये पहला वाला ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो वेरिएशन आता है ऑर्गेनिजम्स में, डीएनए रेप्लिकेशन इसके लिए ज़रूरत है, तो ताकि ये जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए मदद करता है, ठीक है।
वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। देखिए डिफरेंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे कि हम लोगों ने अभी बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल्स तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थोड़ा तुम लोगों को ईजी है समझने के लिए, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। Due to the difference in the genes they inherit and the environment they survive in. Now advantages. Advantages of variation. Organisms can develop to survive in adverse condition for most resistance to disease and also creates diversity. Then this leads to the development of new species and a better fit for the harsh environmental conditions. It brings changes in the gene pool which is beneficial for the species for survival. ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों ने जो है ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, फिर जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस, फिर ये डीएनए कैसा एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनेल्स है वो हम लोगों ने पढ़ा, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिप्रोडक्शन, यस, हाउ डज डीएनए रेप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, और फिर उसमें एरर्स होने से क्या फ़ायदा है। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं।